कि भगवान बुद्ध अपना प्रिय शिष्य आनंद से कहता है कि आनंद कि जो हम धर्म चलौले रही है नु वो 5,000 साल चले वाला रहू है, लेकिन अब केवल 500 वर्ष ही चलते हो। जवन 5,000 साल चले वाला रखा अब मात्र 500 वर्ष ही चली। तो आनंद पूछा क्यों? तो भगवान बुद्ध है कि इसलिए क्योंकि मैंने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार अब दे दिया है, कि अब नारी भी हमारा धर्म में शामिल हो सकले। अब भगवान बुद्ध पहले नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार नहीं, पुरुषों के साथ रहने का अधिकार नहीं दिया था। भगवान बुद्ध का मानना था कि स्त्रियां जहाँ भी रहेगी सारे काम को सर्वनाश कर देगी, वो धर्म को आगे नहीं बढ़ने देगी, व्यक्ति जंजाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो लेकिन स्त्रियों सब ने भगवान बुद्ध से शिकायत की। बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्मसर पर। तो आज हम सब क्लास 12th के हिंदी का संपूर्ण गेस आज देखने वाले हैं। संपूर्ण पाठ का सब्जेक्टिव VBI आंसर क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। अगर आप इसको बेहतर तरीक़ा से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में लड़ने की 100% की संभावना है। और पिछले हर साल जो भी गेस किया जाता है माँ सरस्वती की कृपा से एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं। तो आप देख लीजिए। और सबसे VBI जो क्वेश्चन है हर पार्ट का सिर्फ वही संपूर्ण हिंदी गेस यहाँ रखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। VBI सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति है। जो कंठ है ना, अगर मान लो हमें कंठे नहीं होता, हमें नहीं पूरी दुनिया के लोगों में जो उस धरती पर जो भी लोग हैं उसमें उस सबको कंठे नहीं होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर सुनिए कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरा संसार गूंगी प्रतीत होती, सारे लोग इंद्रियों के माध्यम से ही बातचीत कर पाते, हम अपनी भावना न किसी को समझा पाते और न समझ पाते। बात समझ रहे कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो पूरा संसार गूंगी प्रतीत होती, मतलब सारा संसार गूंगा रहता, कोनो एक दूसरे से बातें नहीं कर पाता, न हम बोल पाते ना आप बोल पाते। सारे लोग इंद्रियों के माध्यम से बात करते, सारे लोग इशारों के माध्यम से बात करते, हाथ के इशारा से सिर हिला के, खाली अगर कंठे ना होता था खाली इशारा से बात कर पाते, जैसे गूंगे लोग अभी करते हैं जो है, अब बातचीत कर पाते। हम अपनी भावना न किसी को समझा पाते और न किसी को समझ पाते। हम बोलते हैं तभी किसी को हम अपनी भावना बता पाते हैं या किसी को समझ पाते हैं। तो दूसरा VBI क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। सब VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता ही कि बातचीत के संबंध में आई जो एक वैज्ञानिक बेन जॉनसन है और दूसरा एडिसन है, इन दोनों का क्या कहना है। तो देखिएगा यहाँ उत्तर याद कर लीजिएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के अलग अलग मत है। मत मतलब अलग अलग विचार कि बातचीत के विषय में बेन जॉनसन ने अलग परिभाषा दिया है और एडिसन ने अलग परिभाषा दिया है। तो देखते हैं कि बातचीत के संबंध में दोनों का अलग अलग परिभाषा क्या है। तो उत्तर है इसका बातचीत के संबंध में दोनों का क्या अलग अलग मत है। देखते हैं तो बातचीत बेन जॉनसन का, सबसे पहले हम लोग बेन जॉनसन है उसके बाद एडिसन है। तो सबसे पहले बेन जॉनसन का क्या कहना है वो देख लेते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ बेन जॉनसन कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका रूप साक्षात्कार नहीं होता है। कि कौन व्यक्ति बोलता है तभी हम समझ पाते हैं कि ओ ये कितना बढ़िया आदमी है। वो ना कहते कि उसको बात करने का तरीका से हम समझ गए हैं कि वो कैसा आदमी है। तो बेन जॉनसन यही बात वो कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका रूप साक्षात्कार नहीं होता है। और देखिए अब एडिसन का क्या राय है। एडिसन महोदय का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, कि ओरिजिनल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, तीसरे को आते ही बात का तरीका ही बदल जाता है। मान लो हम दो गोरा खारा है आपस में बतिया रहे हैं कौन प्राइवेट बात, और तीसरा के आते ही दोसर बात करने लगते, हाँ पढ़े गेल रही है ना पढ़ाई भेल है, क्या तीसरा के जाते बातों बदल देता है। तो यही एडिसन महोदय कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है और तीसरा को आते ही बातें बदल जाता है पूरा। ठीक है, तो दोनों का मत आप लिख लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए VBI 3 नंबर क्वेश्चन कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये बात करने का एक तरीका है, एक शैली का नाम है ये कि बात कर। देखिएगा आगे हम सुनते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है।
तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक अलग ही हुनर है। जो भी व्यक्ति यूरोप के रहने वाले हैं, वो यूरोप के लोगों में उनको बातचीत करने का एक अलग ही हुनर है। वे एक बार बातचीत करने का मतलब प्रसंग छेड़ते हैं तो सुनकर कानों को काफ़ी सुकून मिलता है। इसी कला को, कला कम आकार नहीं होगा, इसी कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या आता है? यूरोप के जितने सारे लोग हैं ना, उसको बातचीत करने के एक अलग ही प्रकार का हुनर है, तरीका है। वो एक बार अगर आपसे बतियाना शुरू कर देगा ना, इतना निमन निमन बोलेगा, इतना निमन निमन कि आपको कान को आपको जब सुनिएगा ना तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। उस सब के अंदर इसी कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कि लाहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। दो चैप्टर है, उसने कहा था कहानी के। क्वेश्चन है कि लाहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो इसका उत्तर होगा कि लाहना सिंह एक पंजाबी लड़का है। लाहना सिंह एक पंजाबी लड़का है जो बचपन में अपने मामा के घर समय बिताता है। कितना आसान उत्तर है कि लाहना सिंह एक पंजाबी लड़का है जो बचपन में अपने मामा के घर अपना समय बिताता है। वहीं पर मुलाकात एक लड़की से होती है। प्यार मोहब्बत वाला चैप्टर है ही कि वहीं पर मुलाकात एक लड़की से होती है। लाहना आगे चलकर एक सैनिक में जमादार बन जाता है। उसी लड़की की शादी सूबेदार से हो जाती है। समझ गए? कहते कि जब लाहना सिंह को पंजाबी लड़का है, अब बचपन में अपना मामा के घरे रहता है, तो जब लड़के दोनों रहता मतलब अभी कुंवारे मतलब सैनिक बनने से पहले ही की बात है, पहले ही की बात है कि इनका मामा के घर अमृतसर शहर में है। लाहना सिंह की कहाँ? अमृतसर शहर में है। तो लड़कियां भी अपने मामा के घर गई है। तो लड़कवा लड़किया की मुलाकात अचानक किसी न किसी जगह पर, एगो मोड़ पर, कभी दुकान पर, कभी सड़क पर, अचानक डायरेक्ट कभी न कभी मुलाकात हुई जाती है। इसके बाद समय बीतता जाता है, लड़का लड़की की मुलाकात होना अचानक बंद हो जाती है। थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। ये लड़कवा आगे चलकर सैनिक बन जाता है। और सैनिक में जब बनता है ना, तो लाहना सिंह जब सैनिक बनता है तो इसका सूबेदार जो रहता है ना, इसी सूबेदार से शादी हो गई रहती है वो लड़किया के, जो बचपन में ही मिलता रहता है। समझ गए? इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यह चैप्टर 2 चैप्टर से उसने कहा था कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी से संकलित है। जहां युद्ध हो रहा है उसी के आसपास एक फिरंगी मेम रहती है। 2 चैप्टर में क्या है? एक युद्ध का वर्णन है। तो जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, बर्मा से युद्ध हो रहा है, उसके युद्ध क्षेत्र के आसपास एक फिरंगी मेम रहती है। समझ गए? एक अंग्रेजनी एक फिरंगी मेम रहती है, उस जिसके अपने बाग बगीचा है, उसका अपना ही बगीचा है, पेड़ पौधा है, आम का फल है। कोई भी सैनिक फल खाता है, कोई भी सैनिक जब फल खाता है तो वो फिरंगी मेमवा कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। दूसरे शब्दों में कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मैं तुमसे पैसा कैसे ले सकती हूँ कि जो भी खाना है मेरे बाग बगीचे से तुम फ्री में खाओ। समझ गए? इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह 2 चैप्टर से ही है। 6 नंबर भी एक क्वेश्चन कि लाहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? कि लाहना सिंह के गांव में एगो मौलवी आया है। वो कहाँ का रहने वाला है? तुर्की का। भेष बदल के आया है मौलवी के रूप धारण करके। और तो असल में वो दुश्मन देश का रहने वाला था। तो गांव में आके लोग को क्या कहता था सुनिएगा, लोग को कैसे भड़काता था, क्या क्या कहता था। वो कहता था कि लाहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि क्या कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, इसी देश से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी आके बड़ाई कर रहा है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ कर उसने उसमें से विमान चलाने की विधियाँ जान गए हैं, विमान एरोप्लेन भी चलाने की विधियाँ जान गए हैं।
अब गौ हत्या नहीं मारते, गौ हत्या नहीं करते। हिंदुस्तान में गाय को माता माना जाता है, यहाँ गाय को मार दीजिएगा तो आपको मार दिया जाएगा, समझ गए। तो यही मतलब इसको व्रपन करते कि गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। ये हिंदुस्तान के लोगों को भड़काता है इस कि कैसा जर्मनी वालों को फिर यहाँ रहने दे, ताकि फिर से क्या करे, दुश्मन हमारे ही देश में घुस के हम ही को मार दे। तो उस तरह के लाहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को अब नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या के बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इस 3 चैप्टर से है, जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, और जिनके लेखक है जयप्रकाश नारायण। जिनके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। देखते कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए कि उस समय लेनिन का जमाना था। सब अभी भी एक क्वेश्चन चलता है, सब याद कर लीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए कि उस समय लेनिन का ज़माना था, ट्रॉट्स्की का ज़माना था, और लेनिन से वे काफ़ी प्रभावित थे जयप्रकाश नारायण, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में न बनकर मार्क्सवादी बन गए। क्या बन गए? मार्क्सवादी बन गए। ठीक है, कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए कि उस समय लेनिन का ज़माना था, ट्रॉट्स्की का ज़माना था, और लेनिन से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए कम्युनिस्ट न बनकर ये मार्क्सवादी बन गए। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह 3 पार्ट से ही संकलित है। 3 पार्ट संपूर्ण क्रांति पाठ का नाम है, जिसका लेखक है जयप्रकाश नारायण। कि जब भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, मतलब जो भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे देश में, उसका जड़ क्या है। क्या आप जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, क्या आप जेपी से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? इसका उत्तर होगा, देखिए कि जयप्रकाश नारायण लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नीति का है। जयप्रकाश नारायण लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी का है तो नीति का है। जैसे कौन सा नीति हम बतलाते हैं, जैसे इलेक्शन में खर्च होते हैं, सॉरी यहाँ है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नीति का है। जैसे इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च, करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च होते हैं। आजकल का ऐसा समय आ गया है कि करोड़ों, सही बात है, करोड़ों रुपया खर्च हो जा रहा है। अरे गांव में एक मुखिया बनने के लिए लोग 60 लाख 70 लाख रुपया अब भ्रष्टाचारी कर रहा है, इधर उधर लोगों को बांट रहा है, खरीद रहा है लोगों को। जयप्रकाश नारायण लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार नीति का है। जैसे इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च, करोड़ों रुपया चुनाव में खर्चा होते हैं, और समाजवाद का नारा लगाएंगे और सारा का सारा रुपया ब्लैक मनी में चला जाता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम जेपी से अब नीचा कहते हैं कि अतः हम जयप्रकाश नारायण से सहमत है, इसे दूर करने के लिए सभी घूसखोर नेताओं को हटाना होगा। भ्रष्टाचार को हटाना से एक उपाय है, जितना भी घूसखोर नेता है उस सबको हटा दीजिए। ये हम अपनी राय बतलाए हैं, क्या कुछ चैप्टर में पूछा गया है। 3 चैप्टर से ही 9 नंबर क्वेश्चन है VVI कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। इसका उत्तर होगा कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में गहरा संबंध है। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में गहरा संबंध है। दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्य में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है कि 3 पार्ट से है ये भी क्वेश्चन कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। कि संघर्ष समितियों से जो संघर्ष कर रहा है तो संघर्ष करने वाले समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। उत्तर होगा कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण को
यही अपेक्षाएं है कि चुनाव का खर्च कम करना चाहिए ताकि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर किसान खड़ा हो सके, गरीब की पार्टी खड़ा हो सके। मतलब यही अपेक्षा रखे हैं, यही उम्मीद रखे कि ये तुम चुनाव का खर्चा कम कर दो, तुम लोग कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं करो, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी वोट में खड़ा हो जाए, मजदूर कोई खड़ा हो सके, किसान कोई खड़ा हो सके, गरीब की पार्टी खड़ा हो सके, जो ईमानदार है अच्छा तरह से बिना घूस लिए दिए वे देश के जो भी क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाने का काम करे। उसके बाद हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं पाठ 4 में, जिन पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर और जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पाठ 4, इस पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर, इनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसी पाठ में से यह क्वेश्चन है VBI कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, कि किसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं और किसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। सब आसान शब्द में देखिए, आपको हम बतला देते हैं, याद हो जाएगी आपको एक बार में। कि जो शादी कर लिया, घर बसा लिया, स्त्री को अच्छा मान लिया, शादी कर लिया, घर बसा लिया, जिसको बाल बच्चा होगा, शादी किया है तो होबे करेगा, वो प्रवृत्ति मार्ग है। और जिसने शादी नहीं किया, औरत को माना कि बाकी बड़का जंजाल हो, आगे जीवन में बोरा ही न देता हूँ। जिसने शादी नहीं किया, साधु बन गया, संन्यास धारण कर लिया, वो निवृत्ति मार्ग है। जिसने स्त्री को अपना के शादी कर लिया, जिसने शादी की, घर बसा लिया, वो प्रवृत्ति मार्ग। और जिसने शादी नहीं किया, साधु बन गया, वो निवृत्ति मार्ग है। योगी बाबा कौन मार्ग है? निवृत्ति मार्ग। हम कौन मार्ग पे बारी? प्रवृत्ति मार्ग। समझ गया? क्योंकि हम शादी किए हैं भाई। अब देखिए इसका उत्तर होगा, अब कैसे लिखना है आपको। जिसने गृहस्थ जीवन का स्वीकार करके स्त्रियों को अच्छा माना, शादी की, अपना घर बसाया, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और जिसने गृहस्थ जीवन को ना स्वीकार करके स्त्रियों को बुरा माना, संन्यास अपना लिया, साधु बन गया, उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। समझ आया कि ना? कि जिसने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया, स्त्रियों को अच्छा माना, शादी की, वो प्रवृत्ति मार्ग है। और जिसने गृहस्थ जीवन को न स्वीकारा, संन्यास अपना लिया, उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगी। चार पाठ और नरेश्वर पाठ से ही एक और भी क्वेश्चन है, ए वाला 12 नंबर देखिए। कि बुद्ध ने अनंत से क्या कहा? कि भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था जिसका नाम था अनंत। जिसका नाम क्या था? अनंत। भगवान बुद्ध अनंत से क्या कहा था? तो उत्तर होगा कि भगवान बुद्ध ने अनंत से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 साल चलने वाला था। ध्यान से समझिएगा कि भगवान बुद्ध अपना प्रिय शिष्य अनंत से कहता है कि अनंत, कि जो हम धर्म चलौले रही है नु, वो 5000 साल चले वाला रहू है, लेकिन अब केवल 500 वर्ष ही चलता हूँ। जब 5000 साल चले वाला रखा, अब मात्र 500 वर्ष ही चली। तो अनंत पूछा क्यों? तो भगवान बुद्ध है कि इसलिए क्योंकि मैंने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार अब दे दिया है, कि अब नारी भी हमारा धर्म में शामिल हो सकले। अब भगवान बुद्ध पहले नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार नहीं, पुरुषों के साथ रहने का अधिकार नहीं दिया था। भगवान बुद्ध का मानना था कि स्त्रियां जहाँ भी रहेगी सारे काम को सर्वनाश कर देगी, वो धर्म को आगे नहीं बढ़ने देगी, व्यक्ति जंजाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो लेकिन स्त्रियों सब ने भगवान बुद्ध से शिकायत की। उसके बाद भगवान बुद्ध ने नारी को भी कहा कि ठीक है, तू भी भिक्षुणी हो सकती है। यह बात तो आप कहता है भगवान बुद्ध अनंत से कि अनंत, अपन जो धर्म चलित तलक वो 5000 साल चलने वाला था, लेकिन अब 500 वर्ष ही चलता। तो अनंत कहा काहे गुरुजी? तो कहा कि अब में नारी शामिल हो गई है, नारी शामिल हो गई है नारी, इसीलिए। समझ गए? आइए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? अब देखो बड़ी गजब की क्वेश्चन है, चारे पार से हो क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, नारी की गुलामी कब से आरंभ हो गई। नारी आज गुलाम लेखा बा। पता है क्या है? जब शादी होती है
तो पूरा आश्रित अपने पति पर ओकर आती है। 2 रुपये का बर्फो किनना है नू तो पति पर ही आश्रित है, पति से ही मांगती है। 1 रुपये का हजमोला भी खरीदना है, 5 को खरीदना है तो पति से ही रुपए मांगती है। अब पति अगर समझदार मिले तो कोई बात नहीं है, ना तो छोटी छोटी बातें पर उसे ताना मारते हैं, बोलते हैं, पैसे नहीं देते हैं। तब मानो नारी गुलाम है, कहती है कि है हम भिखारी बन रही हूँ, तोरे ऐसे आयल बन रही हूँ। तो फिर नारी की ये गुलामी कब से शुरू हुई? आइए उत्तर सुनिए कि मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। बहुत समय पहले की बात है कि मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बंट गई। छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। नारी की प्राधीनता यहीं से आराम हुई। इस बातों को इतना बेहतर समझा देते हैं कि आपको याद रहे कि नारी कब से गुलाम हो गई। देखिए, अब पुरुष ने क्या किया कि खेती करना शुरुआत किया। खेती तो पुरुष कहा कि हम जा रहे, तुम घर, पुरुष कहा स्त्री को कि तू घर ही रहो ना, कि हम जा रहे खेत में, यहाँ से खेत में से हम जो भी अनाज है, अनाज को हम भेजते हैं, तो तू क्या करना, घरे पते कैसे अछोर पर छोड़ देना। अछोर पर छोड़ मतलब समझते हैं, डागरा से फटक दिए। तो नारी कही ठीक है भेजिए। उसके बाद पुरुष खेत में जाने लगा। देखा देखी सब लोग ऐसा ही करने लगा। हर पुरुष चल जाता था खेत में और नारी रह जाती थी घरे, कि डगरा उठा के पूरा उसको हम फटकेंगे और छोड़ेंगे पछोड़ेंगे। लेकिन स्त्री उस समय यह नहीं जानती थी कि हम धीरे धीरे ऐसे गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि उसको यहीं से धीरे धीरे सारी स्त्री का माइंड सेट हुआ कि हमको घर में रहना है, हमको घर में रहना है। अब पुरुष कमाएगा, हम बैठ के खाएंगे, ऐसे मतलब यहीं से इसकी इस सब का माइंड सेट हुआ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आदि मानव, आदि मानवी, दोनों में अंतर समझिए, क्योंकि हम लोग आदि मानव से ही इंसान बने हैं। तो आदि मानव अपना शिकार करता था। आदि मानवी भी अपना पेट के लिए अपना शिकार अपना करती थी। मतलब पुरुष भी खुद पर आश्रित, स्त्री भी खुद पर आश्रित। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब पुरुष, मान लो आदि मानव शिकार करेगा, आदि मानवी घर में खाएगी। ऐसा पहले नहीं था। आदि मानव भी अपना पेट के लिए शिकार स्वयं करता था, आदि मानवी भी स्वयं करती थी। लेकिन धीरे धीरे अब व्यक्ति ने स्वयं लेकिन स्त्री यही नहीं जानती थी कि हम ऐसा ना हो, मतलब हम घर में रह के छोड़ने पछोड़ने का काम करने लगेंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। ये गुलाम हो ही गई। मतलब अब नारी की प्रतिष्ठा कब से शुरू हुई? जब से कृषि का आविष्कार हुआ। पुरुष खेत में रहने लगा या स्त्री घर में। यहीं से जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी और स्त्री का गुलामी यहीं से शुरुआत हुई। समझ गए? आइए अब इसके बाद अब आते हैं 5 पाठ में। ठीक है, 4 चैप्टर समाप्त हुआ। 5 पाठ का नाम है रोज। 5 पाठ का नाम है रोज, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायायन अज्ञेय, शॉर्टकट में से कहते हैं अज्ञेय जी। इस चैप्टर में रोज जो पाठ है, इसमें सब भी एक क्वेश्चन चलता है। देखिए जो 14 नंबर क्वेश्चन में है, गैग्रीन क्या है? गैग्रीन क्या है पूछेगा। गैग्रीन तो कहिएगा गैग्रीन एक खतरनाक बीमारी है। सब एक बार में याद होगा, गैग्रीन एक खतरनाक बीमारी है जो पैर में कांटा चुभने से हो जाता है। पैर में कांटी चुभेगा ना, सॉरी, पैर में कांट अगर हल जाए, पैर में अगर कांट चुभ जाए, उसी से गैग्रीन होता है। कि गैग्रीन एक खतरनाक बीमारी है जो पैर में कांटा चुभने से हो जाता है और यह धीरे धीरे सारे अंगों को प्रभावित करने लगता है। इसलिए कभी कभी पैर या हाथ काट कर हटाना पड़ता है। मतलब जहाँ भी मतलब आपके पैर में अगर कांट हलल तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो सारे अंगों को प्रभावित करने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन बचावे ला या तो पैर कटना पड़ता है, ना तो हाथे कटना पड़ता था। उत्तर होगा गैग्रीन एक खतरनाक बीमारी है जो पैर में कांटा चुभने से हो जाता है। पैर में कांट चुभला से हो जाता है, धीरे धीरे सारे अंग को प्रभावित करता है। इसलिए कभी पैर या हाथ काट कर हटाना पड़ता है कभी कभी। उम्मीद है कि गैग्रीन के उत्तर आपको याद हो गया है के बारे में। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 पाठ से ही यह प्रश्न है। फिर अगला कि
मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखें। इस पाठ के थोड़ा सा हम समझा देते हैं। अज्ञे जी के वो बचपन के दोस्त है जिसका नाम है मालती। अब मालती की अज्ञे जी के दूर की बहन है, लेकिन अज्ञे जी कभी इसको मालती को अपनी बहन नहीं माना, दोस्त माना है। साथ ही पढ़ा है, खेला है, लेकिन आगे चल के मालती की शादी किसी और से हो जाती है। तब अज्ञे जी मिलने जाते हैं मालती के घर। तो जब वहाँ जाते हैं ना, तो उसके घर का वातावरण इनको बड़ा सूना साना लगता है। मालती हमेशा उदास रहती है। वहीं लिखना है कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। देखिए, मालती के घर का वातावरण हमें अत्यंत सूना लगा, चारों तरफ उदासी के बादल मंडरा रहे थे। जब अज्ञे जी जाता है मालती से शादी के 4 साल बाद मिलने। समझ गए कि मालती के घर का वातावरण लेखक को अत्यंत सूना लगा, चारों तरफ उदासी के बादल मंडरा रहे थे, घरों में सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था मालती के ऊपर दुख का साया गिरा है। मालती हमेशा उदास रहती थी, जिसका सहन करते करते वह खुद को दुखों की रानी बन बैठी है। मालती की शादी जब हो गया ना, तो मालती बचपन में बड़ा ऐसी थी, कभी कहते हैं चंचल थी, बहुत हंसती रहती थी, खेलती रहती थी। लेकिन शादी होते ही वो हमेशा उदास रहती है, दुख रहती है। इसका कारण पता क्या है? मालती को जिनसे शादी हुई है ना, उसका पति दिन भर अस्पताल में रहता है। भल गैंग्रीन वाला बीमारियाँ देखे है, ओकरे हाथ गोर काटता रहता है। अब मालती दिन भर अकेले रहती है घर में अपने बच्चों के साथ, और हमेशा उदास रहती है, क्योंकि घर में बोलने बतियाने वाला कोई नहीं है। वही लेखक जाता है, इतने दिन बाद मिलने, तो ये सब देखता है। ठीक, आइए 5 पार्ट से ही एक और क्वेश्चन है भी आई कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। वही जो बातों बताया है वही बतवा गई कि लेखक और मालती के संबंध क्या है। तो मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। मतलब मालती जो है लेखक की दूर के रिश्तेदारी में के बहन है, किंतु लेखक उसे दोस्त समझता है, कोई ओकरा बहन मनबे न कैलक। समझ गए? भीतरिया प्यार रहा होगा, क्योंकि दोनों बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं, मारामारी किए हैं, और दोनों की पढ़ाई भी साथ साथ हुई है। कभी भी भातृत्व या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं घिरा। कभी भी नहीं सोचा लेखक कि हम छोट बहन बा, और कभी मालती ही नहीं मानी कि हम बड़का भाई बा। देखो ये तो हमेशा याद रहेंगे आपको कि मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन है, किंतु लेखक उसे दोस्त समझता है, क्योंकि दोनों बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, पीटे हैं, और दोनों की पढ़ाई भी साथ साथ हुई है। कभी भी भातृत्व या बड़े छोटेपन के संबंधों में दोनों एक दूसरे से नहीं घिरा। ठीक, उसके बाद इसी पाठ से रोज पाठ से ही एक और क्वेश्चन है भी आई कि मालती के पति महेश्वर। अब ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, मालती के पति का नाम महेश्वर था। मालती की शादी किससे हुई थी? महेश्वर से। लेखक अज्ञे जी के साथ में मालती बचपन में साथ खेली पढ़ी लिखी थी, लेकिन आगे चल के मालती की शादी होती है महेश्वर से। मालती के पति महेश्वर है। तब महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? मतलब हम सबको कह रहा है कहानी सुनने के बाद, कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दे। उत्तर होगा मालती के पति महेश्वर। मालती का पति कौन है? महेश्वर एक डॉक्टर है जो अपना दिन भर समय अस्पताल में बिताता है। मालती से 2 शब्द बात करने का भी उसके पास समय नहीं है, जिसके कारण मालती हमेशा उदास रहती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का वह खुद को मतलबी होने से रखता है। ऐसा लगता है कि मालती का पति महेश्वर बहुत बड़ा मतलबी है, जो पत्नी से बात तक नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए पाठ 6 में, जिस पाठ का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिनके रचनाकार है भगत सिंह। हम लोग आ गए एक लेख और एक पत्र, पाठ 6 एक लेख और एक पत्र, जिनके रचनाकार कौन है? भगत सिंह है। ठीक है,
तो आइए इस चैप्टर का वीवीआई प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। भगत सिंह तो फांसी के फंदे पर झूल गए भारत देश के लिए, पर उनके विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं उनको लिखना है। तो इसका उत्तर है कि भगत सिंह के विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। मतलब क्या क्या अपेक्षा की है। सबसे पहला 1 नंबर अपेक्षा भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या किए थे, क्या लिखे थे विद्यार्थियों के बारे में, कि विद्यार्थी देश को आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करे, उस समय सहयोगी करे, क्योंकि उस समय तो देश आज़ाद नहीं हुआ था। वे जेल से पत्र लिखते हैं उनके मित्र सुखदेव के पास, राजगुरु के पास, कि विद्यार्थी देश को आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करे, तभी देश आज़ाद हो सकती है। वो कहते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सभी का साथ जरूरी है। विद्यार्थी सबसे हार्ड पावर मतलब स्टूडेंट पावर होता है, इसलिए कहते हैं कि विद्यार्थी तन मन धन से हम देश को आज़ाद करने में सहयोग करें। 2 नंबर कहते हैं विद्यार्थी को अलग अलग रहते हुए भी देश के अस्तित्व की रक्षा करे। विद्यार्थी चाहे कहीं भी रहे, लेकिन जब देश की बात है तो सब एकजुट होकर अंग्रेजों से सामना करें, वो एक है। 3 नंबर पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी भाग ले, ताकि जब देश पर संकट पड़े तो खुद को झोंक दे। ये अपेक्षा रखे थे कि बच्चों को, स्टूडेंट को राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, ताकि वो सीखे, समझे, तेज हो, अपने देश के लिए लड़े। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी पार्ट से एक और 19 नंबर क्वेश्चन कि यह 6वें पार्ट से हैं कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने किस प्रकार की मृत्यु को सबसे सुंदर मृत्यु कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। मतलब भगत सिंह का कहना था कि आत्महत्या हम क्यों करें, खुद से जान क्यों ले, फांसी क्यों लगाए। आत्महत्या वो व्यक्ति करता है जो कायर रहता है, डरपोक रहता है, जो अपनी ज़िंदगी से नहीं जी पाता। यह हकीकत बात है। आत्महत्या कहियो कायर लोग करता है, कायर होगा जो करता होगा, कमज़ोर होगा। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो इनका उत्तर देखिए, इनका उत्तर है इस पाठ का कि देश के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु को ही भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। कि देश के लिए संघर्ष करते हुए मर जाना सबसे सुंदर मृत्यु है। देश के लिए लड़ते हुए मर जाना सबसे सुंदर मृत्यु है। अपना भाषा में याद कर लो कि देश के लिए मरते हुए लड़ जाना सबसे सुंदर मृत्यु है। और पत्र के माध्यम से सुखदेव को हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, सुखदेव इनका मित्र था भगत सिंह का, कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत कष्टों और दुखों में आत्महत्या करना कायरता का काम है, बहादुर का काम संघर्ष करते हुए शहीद हो जाना है। कि यह सुखदेव, आत्महत्या करने की बात तक नहीं सोचना, देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, फांसी झूल जाएंगे, लेकिन खुद से आत्महत्या नहीं करेंगे। वो कायम लोग हैं। उनको क्या हौसला बढ़ाते हैं इससे पत्र लिख के भगत सिंह। आइए इसी 6 पार्ट से एक और क्वेश्चन है बहुत ही गजब, कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है। वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। भगत सिंह को फांसी हुआ था, आप सब जानते होंगे। तो जज पूछता है अदालत में, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। तो भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए स्वयं इच्छा व्यक्त किया कि हमको किस समय पर हमको फांसी देना, मेरी इच्छा यह है। देखो और जज से क्या इच्छा जाहिर की है कि भगत सिंह ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर हो, मतलब सारा हिंदुस्तान जब अंग्रेज़ों से लड़ रहा हो, तब मुझे फांसी हो। अब मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, याद रखिएगा। वे कहते हैं अंग्रेज़ों को कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर हो तब मुझे फांसी देना। लड़ाई के समय क्रांतिकारी भावनात्मक एवं संवेदनशील होते हैं, तो मेरी फांसी के बाद, कहते हैं कि मेरी फांसी के बाद सारे भारतीयों पर असर पड़ेगा। क्या असर? मेरी जब फांसी के बाद सारे भारतीयों पर असर पड़ेगा और देश आज़ाद हो जाएगी। असर पड़ा नहीं कि भगत सिंह को फांसी क्यों दिया, सब लोग उग्र हो गए कि हम भी आंदोलन करेंगे, समझे। उसके बाद अब हम देखते 21 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए 7 पाठ में। कितने पाठ में? पाठ 7, जिस पाठ का नाम है ओ सादा नीरा। पाठ का नाम क्या है? ओ सादा नीरा, जिनके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर।
तो 7 पाठ से ओ सदनीरा से ये क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता को बढ़ने के क्या कारण हैं। इसका उत्तर होगा कि चंपारण मतलब पूर्वी चंपारण हम लोग का जो राज है, हम लोग का जो जिला है, कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता को बढ़ने के क्या, बाढ़ मतलब दाहर, इसका क्या कारण है। उत्तर होगा कि चंपारण में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो पानी को रोकता था, लेकिन धीरे धीरे जंगलों को काट कर लोग समतल भूमि बना दिया। यही कारण है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का बढ़ने का कारण है। अब देखिए कहने का मतलब है कि है पूर्वी चंपारण में इतना बाढ़ काहे आता है, बाढ़ के आने की प्रचंडता, बाढ़ इतना ज़्यादा क्यों आता है, इसका क्या कारण है। तो लेखक का कहना है कि कि जो मेरा चंपारण है, जो मेरा पूर्वी चंपारण है, ये पूर्वी चंपारण में बहुत पहले घना जंगल था। अब जितना ज़्यादा घना जंगल होगा, अगर मान लो बाढ़ आता भी है तो घना जंगल के जितने पेड़ पौधे होंगे वो पानी को रोकेगा। ऐसे जड़ उसका उसका अगर यहाँ ताना है, यहाँ पेड़ पौधा है तो इसका पानी को रोकेगा, हाई जरा हुआ। लेकिन अब इतना ना जंगल का कटैया हुआ, लोग काटते काटते भूमि बना दिया, अब पानी को रोकने के लिए कुछ है ही नहीं है, सीधे दहाड़ आ जाता है। अगर घना जंगल रहता तो दहाड़ उतना ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि उसका जड़ रोक लेता पानी को। अब उतना पेड़ पौधा नहीं है, बाढ़ आ जाता है। समझ गए। सीधा उत्तर बताया गया कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने की यही कारण है कि अब जंगल नहीं है। अब पहले बहुत ज़्यादा जंगल था, अब पानी आता था तो जंगल सब पेड़ पौधे लता ये सब पानी को रोकता था, अब रोकने वाला कोई नहीं है, बाढ़ आ जाती है। इसी पाठ से वो सदनीरा पाठ से एक और 22 नंबर भी एक क्वेश्चन क्या है, आप सब देखिए कि धांगर शब्द का अर्थ क्या है। धांगर, अरे छोट जाते ना कहते हैं कथी, धनखार, डोम, मुसहर, धांगर, वे धांगर पूछ रहा है। धांगर शब्द का क्या अर्थ है, बड़ी गजब भी एक क्वेश्चन है कि समझिए। उराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। उराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। ये लोग क्या होते थे कि गरीब आदमी होते हैं, जहाँ भी लोग कहता था कि चलो यहाँ खाना पीना देंगे, रुपया भी देंगे, तो ये सब काम करने चल आते थे। वही कह रहे हैं कि उराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। ये लोग दक्षिणी बिहार के छोटे नागपुर पठार से 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में चंपारण लाए गए थे। हाई धांगर शब्द को पूर्वी चंपारण पता है कब लाया गया, 18वीं शताब्दी के अंत में। कहा कि ये धांगर शब्द को कहा कि चलो हमारे पूर्वी चंपारण में, कहाँ से, दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के रहने वाले थे। तो ये दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से कहा कि नागपुर से तुम चलो हमारे पूर्वी चंपारण में। धांगर साहब को कहा गया तुम क्या करना, नील की खेती करना, और तुम्हें हम इसके बदले में रुपया देंगे। तो अब वो धांगर शब्द आया था, धांगर लोग आया था यहाँ। तो इसका उत्तर होगा कि उराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार से 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में लाए गए थे। इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि उराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ क्या है, तो भारे का मजदूर। ये धांगर कहाँ के रहने वाले थे, तो दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के रहने वाले थे। ये पूर्वी चंपारण में कब आए थे, तो 18वीं शताब्दी के अंत में। धांगर शब्द पूर्वी चंपारण में क्या करने आए थे, तो नील की खेती करने, खेती मतलब मजदूर बन के आए थे, नील की खेती के सिलसिले में लाए गए थे काम करवाने के लिए, कि कार देना, उसमें से नील निकालना, ही सब कामों के लिए। वो सदनीरा पाठ से ही, जिसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, 6 पाठ। इसी पाठ से एक और क्वेश्चन है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। अब देखिए नहीं, जो गंगा नदी अपना है पटना में, वो अंग्रेज सब ने कहा था कि हम पुल बनवाएंगे, लेकिन आगे चल के नहीं बनवाए। बोल दिए थे बनवाएंगे, लेकिन फिर बाद में रुक गए, कहे कि ना नहीं बनाना है, छोड़ दो। अब पता है क्या है, क्यों नहीं बनवाए, उत्तर समझिए। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज ने इसलिए दिलचस्पी नहीं लिया क्योंकि दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो रहा था। दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो रहा था। पुल बन जाता तो एक क्रांति की संख्या उत्तर बिहार में भी फैल जाती। इसलिए कहा कि देखो, कहने का मतलब है कि मान लो क्या कि
ई है नदी बहल, ई है नदी बहल। अंग्रेज कहा है कि हम इस पर ऐसे पुल बनाएंगे, इस नदी पर क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे। हाई दक्षिण बिहार है, क्या है, ये दक्षिण है, हाई उत्तर है। तो हाई दक्षिण बिहार में वो मतलब जब उस समय की बात है जब यहाँ अंग्रेज का शासन था, हम लोग पर अंग्रेज अत्याचार कर रहा था, तब हम भारतीय लोग समझ गए थे कि हम पर अत्याचार करता है। तो दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, अंग्रेज को भगाने का काम हो रहा था। अंग्रेज पहले ही कहा था कि गंगा नदी पर हम कथी बनाएंगे, पुल बनाएंगे। अब ये गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए तैयार, बाद में पुल नहीं बनाया, सोचा कि अगर पुल बना देंगे तो इन्हीं के लोग भी पुलवा पार करके कहाँ चलाएगा, उत्तर बिहार में। ये नहू आंदोलन होने लगा, ये नहीं कि लोग लहर लगा देगा उत्तर बिहार में, खूब आंदोलन होगा इधर हो, इसीलिए वो पुल भी नहीं बनाया कि ना बनाएंगे, ना लोग उधर से इधर आएगा और ना इधर आंदोलन होगा, समझ गए। उधर से लोग भड़कल आ गए, होकर लोग के भड़का देगा, दक्षिण से पटना उधर से आके इधर कहाँ मोतिहारी गोरी, इसीलिए उन्होंने अंग्रेज कहा कि हम पुल नहीं बनाएंगे, समझ गया। तो गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज ने इसलिए दिलचस्पी नहीं ली कि दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो रहा था, पुल बन जाता तो एक क्रांति की संख्या उत्तर बिहार में भी फैल जाती, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी 6 चैप्टर से है। ओ सादा नीराज, जिनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन है कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए, चंपारण मतलब पूर्वी चंपारण, अपने बिहार की बात हो रही है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के अपने ज़िले की बात हो रही है कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। उस समय जब देश अपना गुलाम था, सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा चारों तरफ दिया जा रहा था, तो भारतीय शिक्षा देने के लिए शिक्षा की व्यवस्था गांधी जी ने कैसे किया। उत्तर होगा कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने 3 गांव, बरहारवा, भितिहारवा, मधुबन, इस आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद कर लीजिएगा, बरहारवा, भितिहारवा, मधुबन, बरहारवा, भितिहारवा, मधुबन, बरहारवा, भितिहारवा, मधुबन में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। गांधी जी ने कहा कि हम 3 गो गाँव में आश्रम विद्यालय बनवाते हैं, जिनमें देसी पढ़ाई दी जाएगी। तो कौन कौन गाँव, बरहारवा, भितिहारवा और मधुबन, ये 3 गो गाँव में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। इन विद्यालय की जिम्मेवारी महाराष्ट्र, गुजरात से आए कार्यकर्ताओं को सौंपे। विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक को रखे गए ताकि संचालन अच्छे तरह से हो। कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था, पूर्वी चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए 3 गांव में आश्रम विद्यालय बनवाया, बरहारवा, भितिहारवा, मधुबन। बरहारवा ये बरहावा है, गलती है, बरहारवा लिखिएगा, बरहारवा, भितिहारवा और मधुबन, 3 गांव में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन 25 नंबर क्वेश्चन, यही 7 पाठ ही है। ओ सादा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर का, कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, उसी 7 पाठ से है। इसका उत्तर होगा, हम आपको बतला रहे हैं, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श यही था कि बच्चों में संस्कार और चरित्र निर्माण देना, चरित्र होगा यहाँ, इसको चरित्र बनाइएगा, ठीक है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श यही था कि बच्चों में सबसे पहले संस्कार दो, शिक्षा के क्रम में बच्चों को सबसे पहले संस्कार दो और चरित्र निर्माण देना, ताकि इन दोनों के आधार पर, दोनों के आधार बनेगा, इन दोनों के आधार पर बच्चे अपने जीवन काल में हर कार्यों एवं हर समस्याओं का समाधान कर सके। गांधी जी शिक्षा संबंधी आदर्श यह दिए थे कि देखो कि हम गांधी जी किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे। सबसे पहला शिक्षा कि लड़के में संस्कार हो जाए के चाहिए, और दूसरा का कैरेक्टर ठीक हो के चाहिए, चरित्र निर्माण।
ताकि वो हर हर समस्या के आगे चल के ज़िंदगी में समाधान कर ले। ठीक, याद रहेगी। इसके बाद देखते हैं, अब आते हैं 7 पाठ समाप्त हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन 8 पाठ में VVI में पाठ 8, जिस पाठ का नाम है सिपाही की माँ, जिस पाठ का नाम है सिपाही की माँ, जिनके रचनाकार है मोहन राकेश। पाठ 8 सिपाही की माँ और जिनके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। तो सबसे पहले थोड़ा कहानी सुनिए कि मानक बिस्नी जो है ना, मानक की माँ है। बिस्नी नाम की एक महिला है जिनका बेटा का नाम है मानक। बेटा का नाम क्या है? मानक है। ठीक है, बिस्नी नाम की एक माँ है, उसका बेटा का नाम है मानक। अब एक बेटी का नाम है मुनि। अब मुनि बड़का हो गई है, जवान हो गई है, उसको ब्याह करने की चिंता है। इसीलिए वो मानक को क्या करती है कि युद्ध क्षेत्र में भेजती है कि तुम जाओ और कुछ पैसे वहाँ से लाओगे तो अपने बेटी मुनि को बढ़िया से ब्याह करेंगे। अब बेटवा युद्ध में मर जाता है उधर, समझ गए। वही चैप्टर बहुत ही दर्दनाक है। आइए देखते हैं कि बिस्नी और मुनि को किसकी प्रतीक्षा है। भाई बिस्नी के बेटा कौन बा? मानक। अब बिस्नी के बेटी मुनि, बिस्नी के बेटी मुनि या बिस्नी के बेटा मानक। तब बिस्नी के बेटा मानक कहाँ गया है? युद्ध क्षेत्र में, युद्ध में सैनिक में ज्वाइन हो जाता है ताकि जो रुपया होगा अपनी बहनिया के ब्याह करेंगे। तो किसकी प्रतीक्षा है? युद्ध लड़ने गए हैं तो देखिए किसकी प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह क्यों देखती है? उत्तर सुनिए कि बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुनि को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह प्रतिदिन चिट्ठी के लिए देखती है। बिस्नी कहती है कि भाई बेटवा नहीं होता, कम से कम चिट्ठी तो भेजली हुई हमरा कि गे माई हम ठीक ठाक बारी, टेंशन ना ले, बहुत जल्दी लौट आम, तब मुनि के शादी बढ़िया से करम। इसलिए वो डाकिये की राह प्रतिदिन देखती है। ये बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुनि को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह प्रतिदिन चिट्ठी के लिए देखती है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन उसी में से हैं, 8 पार्ट से ही, कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। अभी बताए हैं कि बेटिया के ब्याह के चिंता बा। अब बिना तिलक दहेज के आजकल शादी नहीं होती है, ताकि रुपये कमा के लागा तो बढ़िया से शादी करेंगे। तो उधर मुनि के विवाह के चिंता के कारण मुनि के विवाह के चिंता के कारण बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती है, क्योंकि बिस्नी के घर की स्थिति खराब है। मानक बनाइएगा, मानक के अलावा कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। देखिए उत्तर आपको याद रहनी चाहिए कि बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है। तब मुनि के विवाह के चिंता के कारण बिस्नी मानव को लड़ाई में भेजती है, क्योंकि बिस्नी के घर की स्थिति बड़ा खराब है और मानव के अलावा कोई दूसरा कमाने वाला घर में नहीं है। इसीलिए कि सोचती है कौन? बिस्नी, कि बेटा मानक कमा के ले आई तो मुनि के धूमधाम से ब्याह कर दें। उसी पार्ट से 8 पार्ट से क्वेश्चन है यहाँ। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? कुंती का परिचय अब आप किस तरह से देंगे। अब तक समझा कहानी में, कुंती जो है ना बिस्नी का पड़ोसी है। बिस्नी कौन है? एक बिस्नी माँ है जिसका बेटा मानक है, बेटी मुनि है। एकरे बेटा गेल सैनिक में है, युद्ध लागल है। तब बिस्नी बड़ा चिंतित रहती है कि मैं बेटा चिट्ठी ना भेजता, ना घरे अवता, किसन बा किसन नहीं खे। तो वह कुंती आती है अब बार बार बिस्नी को समझाती है कि बिस्नी पड़ोसी है, काहे परेशान होता रे, अतः उन मानक टेंशन ना ले, वही आके समझाती है। देखिए कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। कुंती बिस्नी की पड़ोसन है, वे उदार और व्यवहारिक महिला है। हमेशा बिस्नी को सांत्वना देती है कि मानक की चिट्ठी जरूर आएगी, तू टेंशन ना ले। लिख दीजिएगा कि कुंती बिस्नी की पड़ोसन है, वे उदार और व्यवहारिक महिला है। हमेशा बिस्नी को सांत्वना देती है कि मानक की चिट्ठी जरूर आई, तू टेंशन ना ले। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। अभी मानक कहाँ है? लड़ने गया है। तो जब सामने दुश्मन आता है तो स्वयं को कहता है कि हम वहशी बारी, जानवर बारी, तोरा के छोड़म ना, खून पी जाएम, क्योंकि दूसरे देश का दुश्मन सामने रहता है। इसीलिए
देखिए मानव स्वयं को वहशी, वहशी मतलब क्रूर, वहशी करता है क्रूर, और जानवर से भी बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि उसके सामने दूसरे मुल्क के सिपाही है, उसे मार के अपने राष्ट्र को बचाना चाहता है मानव, इसीलिए कहता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब पाठ 8 समाप्त हो गया। अब आते हैं पाठ 9, जिस पाठ का नाम है प्रगीत और समाज। पाठ का नाम है प्रगीत और समाज, जिनके लेखक होंगे नामवर सिंह। प्रगीत और समाज, जिनके लेखक होंगे नामवर सिंह। तो इस पाठ का आप भी एक क्वेश्चन 1 नंबर के मतलब 30 नंबर में देखिए क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर बताइए। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आचार्य थे, तो उनके अनुसार काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे, क्योंकि मानव जीवन में प्रबंध काव्य का एक संपूर्ण दृश्य होता है। हो गया इसका उत्तर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे, क्योंकि मानव जीवन में प्रबंध काव्य का एक संपूर्ण दृश्य होता है। इस किताब का सबसे हार्ड चैप्टर यही पाठ है, 9 पाठ प्रगीत और समाज। बच्चों को कितना भी पढ़ने के बाद समझ ना आता है, इतना हार्ड है, लेकिन उतना भी नहीं है, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं समझ आती है। यही है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक है नामवर सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे, याद रहेगी, क्योंकि मानव जीवन में प्रबंध काव्य का एक संपूर्ण दृश्य होता है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला के लिए सिद्धांत क्या है। उत्तर होगा कि कला का सिद्धांत प्रगीत है। कला का सिद्धांत क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो कहिएगा प्रगीत। कला का सिद्धांत प्रगीत है, क्योंकि प्रगीत मुक्तकों में एकांक में बैठकर जो गीत गाए जाते हैं, कला की सिद्धांत होती है। ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगीत को क्या यहाँ समझिए, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है प्रगीत को। तो इसका उत्तर होगा कि एकांक में बैठकर गाए हुए गीत को प्रगीत कहते हैं। ऑब्जेक्टिव भी तैयार रखिएगा कि एकांक में बैठकर गाए हुए गीत को प्रगीत कहते हैं। इसके बारे में यही धारणा प्रचलित रही है कि यह काव्य की कोटि में आती है। क्या मतलब, कविता, इसमें भावपूर्ण गीत लिखे होते हैं। ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, वह पाठ समाप्त हुआ। अब आते हम लोग पाठ 10। पाठ 10, पाठ का नाम जूठन, जिनके रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये आत्मकथा है। गद्य की विधिया क्या है, आत्मकथा। अब देखिए ये थोड़ा समझ लीजिए। थोड़ा समझ लीजिए कि ये जूठन क्या कहता है। नाम क्यों पड़ा जूठन, क्या पड़ा जूठन। जूठन इस देखिए क्या नाम है, जूठन। अब लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये छोट जात के हैं, चूहरे चमार जात के। इनके जो घर का लोग हैं, माता पिता भाई, इस सब कोई दूसरे के यहाँ गुलामी करके ये सब अपना जीवन पाले हैं, जूठा खा के। गांव में जब भोज होता था तो जो पूरी उबरती थी उलाते थे, खूब घाम में सुखाते थे, अब बरसात के दिन में भिंजा के खाते थे। इनको परिश्रम तो बहुत था, पर इनके गांव में समाज में कोई किसी प्रकार का मोल नहीं था, इज्जत नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं था। वही दिन याद करते हैं और आगे चलकर लिखते हैं जूठन। उस दिन की वह सब दिन याद आती है जब किसी के दरवाजे पर भी जाके भोज में बैठ जाते थे तो लात से मार के भगा दिया जाता था। आज जब एक कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जब कवि हो गए, जब बड़े ओहदे पर आ गए, तो इनके घर के लोग भोजन आके करते हैं। वही दिन याद आते हैं कि जूठन खाकर मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है।
और हम और इन लोगों के साथ जो बर जाति के थे बहुत दुर्व्यवहार करता था, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देता था, समाज में असभ्य माना जाता था। वही दिन याद करके लिखे जूठन, क्या जूठन की जूठा खा के इतना बड़े हुए। सुनिए क्वेश्चन, विद्यालय में लेखक के साथ क्या ऐसी घटनाएं घटी? लेखक कौन है? यही ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये तो चूहरे जाति के, चमार जाति के थे। तो जब ये बचपन में जब पढ़ने गए थे तो क्या हुआ था सुनिएगा। विद्यालय में लेखक के साथ बहुत ही अप्रिय घटना घटती है। जब हेडमास्टर यह जान जाता है कि लेखक चूहरे जाति का है, चमार जाति का है, तो जबरदस्ती विद्यालय के कमरा, बरामदा और मैदान में झाड़ू लगवाते हैं। चल साफ कर, बेहुदा तू सकता काम ही यही है रे। छोट जाति जान के, जब जान गया कि हेडमास्टर की छोट जाति है, चूहरे जाति का है, तो कमरा, बरामदा और मैदान में पूरा में झाड़ू लगवाने लगा रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है? तो लेखक अपने सिर पर चमड़ा के बोझ लादे अपने घर आया। पहले क्या होता था कि गांव में कोनो के माल जाल मरेगा न, तो चमार जाति से उठा के उसे ले जाएगा और चमड़ा छील के ले आके बाजार में बेचता था या ढोल बनाता था। चमड़ा छीलने का काम करता था मरे हुए जंतुओं के। तो एक बार की बात है कि क्या किया कि जब मर गया एक जानवर, तो उधर चमड़ा छील के माथा पर लादे आ रहा था। तो लेखक की माँ, देखिए लेखक अपने सिर पर चमड़ा के बोझ लादे अपने घर आया। बोझ के कारण चल नहीं पा रहा था, पूरा शरीर खून से लथपथ था। चमड़ा छिले तो खून तो गिरबे करोगे उस पर से, जिसे देखते ही लेखक की माँ रोने लगी। समझ आ गया जी सर। आगे 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 35 नंबर में। अब अगला क्वेश्चन है कि लेखक की भाभी क्या कहती हैं, उनके कथन का महत्व बताएं। लेखक, किस लेखक की? ओम प्रकाश वाल्मीकि के भाभी क्या कहती है, जरा सुनिएगा। लेखक के सिर पर लादे चमड़े और खून लदबद देखते ही लेखक की भाभी माँ से कहती है, मतलब लेखक की भाभी अपना मम्मी जी से कहती है, इनसे ये ना करवाओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। लेखक की भाभी कितनी अच्छी बात बोली। यही कही कि लेखक की भाभी लेखक की माँ से कहती है कि इनसे ये सब ना करवाओ, भूखे रह लेंगे, मंजूर है, लेकिन इस गंदगी में मेरे देवर को ना घसीटो। अतः लेखक अपने भाभी के कारण ही अंधकार से प्रकाश की ओर आया है। समझ गए? यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग कितना 11 पाठ में, जिस पाठ का नाम है पाठ 11। पाठ का नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके रचनाकार हैं मलयज। ठीक, हंसते हुए मेरा अकेलापन। आइए तो इसी में से जानते हैं कि लेखक जो है ये क्या करते हैं कि मतलब वो डायरी वगैरह लिखते हैं, प्रतिदिन की घटी घटनाओं का जिक्र डायरी में करते हैं। डायरी से ही बातें करते हैं, किसी और से बातें नहीं करते। डायरी को मानते हैं कि सबसे बड़ा साक्ष्य होता है। वहीं देखते हैं कि डायरी क्या है। डायरी क्या है तो उत्तर होगा, डायरी किसी भी व्यक्ति के जीवन का वह दर्पण है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के मन के भाव और कष्टों के विवरण जान सकते हैं। डायरी क्या होता है ना कि प्रतिदिन जो घटना घटी रहती है वो सारी घटना शाम के बैठो चुपचाप डायरी में लिख दो। इसीलिए कहा जा रहा है किसी भी व्यक्ति के जीवन का वह दर्पण है, आईना है, जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के मन के भाव और कष्टों के विवरण जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी सबसे नहीं लिखाएगा, अब बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। डायरी वह दर्पण होता है जिसमें ज़िंदगी की हर घटना लिखना पड़ता है। आज कौन से पिटा जाइएगा मुँह में वो लिखना पड़ता है कि मुँह पिटाया है मतलब डायरी से कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। कभी कभी शब्द तो होते हैं, लिखने का भाव नहीं होता, इसी कारण डायरी लिखा जाना मुश्किल है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि धरती के क्षण से क्या आस है। उत्तर होगा कि धरती का क्षण से कवि का आस है
कि जिस क्षण शब्द और अर्थ मिलकर रचना का रूप ग्रहण करता है यह क्रिया धरातल में होती है। अथवा एक और इसका परिभाषा जान लीजिए कि डायरी लेखन में जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वह धरती का क्षण होता है। इस क्षण में रचना अपनी जड़ पा लेती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 11 पाठ में ही हम लोग हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज कहते हैं कि लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। कहते हैं कि लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। उत्तर कि लेखक के अनुसार सुरक्षा डायरी में नहीं, सुरक्षा अगर कहीं है, यहाँ वाक्य थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसको बनाइएगा कि लेखक के अनुसार सुरक्षा डायरी में नहीं है। अगर सुरक्षा अगर कहीं है तो सूर्य की रोशनी में है। उत्तर दिएगा कि लेखक के अनुसार सुरक्षा डायरी में नहीं है, अगर कहीं है तो वह सूर्य की रोशनी में है। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, पीसने में और खटने में है। अतः लेखक डायरी को सिर्फ एक साक्ष्य के रूप में देखता है। साक्ष्य मतलब हकीकत, उसके सबूत के रूप में देखता है। यह चैप्टर अब समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं 12 चैप्टर में। 12 चैप्टर में जिनका पाठ 12, पाठ का नाम तिरिछ, जिनके लेखक है उदय प्रकाश। ठीक है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, कहानी है, थोड़ा समझ लेते हैं। लेखक को जरिए से रात में जब सोता है ना तो सपना में आता है कि तिरिछ आया और हमको काट लिया। ई लेखक गांव में ये सुने हैं कि तिरिछ जौना भी व्यक्ति के एक बार काट लेता है ना, वो व्यक्ति मरता, मतलब जीता नहीं है, वो मर जाता है। बहुत जहरीला होता है तिरिछ, ऐसा मानना है, गांव में सुने हैं। तो ये क्या होता है, तिरिछ एक बार लेखक के पिताजी को इस कहानी में काट लेता है। लेखक के पिताजी लास्ट में मर भी जाते हैं। इसी पर एक कहानी तना मुना है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि तिरिछ क्या है, इस कहानी में यह किसका प्रतीक है। कहेगा तिरिछ एक विषखापर जानवर है, मतलब बहुत विष, मतलब बहुत जहर वाला जानवर है। काली नागों से, नंगो नहीं नाग बनाइएगा, काली नागों से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है एगो तिरिछ में। ऐसा मानना है कि तिरिछ एक विषखापर जानवर है। काली नागों से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। कहानी में यह भयानात्मक का प्रतीक है। कहानी में मतलब डर का प्रतीक है। कहानी में यह भयानात्मक का प्रतीक है, समझे। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तिरिछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित क्यों लगता है। जब लेखक के पिताजी को तिरिछ काट लेता है तो लेखक जाता है, तिरिछ को खोज लेता है, अब वो खोज के जला, मिट्टी तेल डाल के जला देता है। जब लेखक जाता है तो पूरा जंगल ऐसा क्यों लगता है कि तो हम देखे हैं, कभी नहीं गया था वहाँ, फिर भी लगता था कि हम यहाँ आए हैं, क्योंकि सपने में लेखक देखता था, समझे। तो तिरिछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है क्योंकि लेखक सपने में इन जंगल और तिरिछ को पहले ही देख चुका था। सपना में वहीं फीकर का पेड़, वहीं पगडंडी, वहीं रास्ता, वहीं तिरिछ। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को अब तिरिछ का सपना क्यों नहीं आता है। लेखक को अब तिरिछ का सपना क्यों नहीं आता है। उत्तर जानिए यहाँ, लेखक को अब तिरिछ का सपना क्यों नहीं आता है। उत्तर होगा कि लेखक को अब तिरिछ का सपना नहीं आता है क्योंकि लेखक खुद अपने हाथों से जंगल में जाकर तिरिछ को जला देता है। ठीक है, आइए, यह भी समाप्त हुआ 42 नंबर क्वेश्चन। आप देखते हैं 43। इसके बाद आते हैं पाठ 13। पाठ का नाम है शिक्षा, जिनके रचनाकार है जे कृष्णमूर्ति। ये लास्ट चैप्टर है गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर, जिस पाठ का नाम है शिक्षा, जिनके रचनाकार है जे कृष्णमूर्ति। देखते हैं कि पाठ कितना है, 13, सबसे लास्ट चैप्टर। आ गए हैं समाप्ति के दौर में। अब
पाठ 13 पाठ का नाम शिक्षा, जिनके रचनाकार जे कृष्णमूर्ति। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का क्या अर्थ है एवं उसके क्या कार्य हैं। तो इसका उत्तर होगा कि शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य से खुद को परिचित करना। इसका कार्य सिर्फ नौकरी और व्यवसाय करना नहीं है, नौकरी और व्यवसाय करना नहीं है, जीवन को समझना है। कि शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य से खुद को परिचित करना। इसका कार्य सिर्फ नौकरी और व्यवसाय करना नहीं है, जीवन को समझना भी है। ठीक है, इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। क्यों? उत्तर कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्योंकि भय के कारण मनुष्य किसी भी काम को स्वतंत्रतापूर्ण नहीं कर पाता है। इसके भीतर असफलता या हानि का डर बना रहता है। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद गद्य खंड समाप्त हुआ। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? उत्तर होगा जीवन में विद्रोह का काफ़ी स्थान है। ये ऐश्वर्य, ये गहराई, ये सुंदरता, ये प्रेम तभी महसूस करेंगे जब कोई विद्रोह करेगा। विद्रोह के बिना हम खुद को नहीं समझ सकते हैं। जो भी यहाँ तक पूरी क्लास पूरा VBI 45 गद्य खंड का देख चुके हैं, अब हम पद्य खंड का सिर्फ VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। इसको अगर जो इस पूरे पाठ का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिएगा कि सर नोट्स भेज दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे ये पूरा प्रश्न उत्तर का नोट्स भेज देंगे। ठीक है, आप 2 कॉपी निकलवा के पूरा याद कर लीजिएगा। मिलते हैं पद्य खंड के सब्जेक्टिव VBI में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।